and we are already looking at having a larger number of patients coming in. So this is an excellent move by the government, and mild and moderate, mild patients who have this disease can go home. But what is important is that they have to quarantine themselves. They have to remain in the house for at least 7 days after they are discharged. Even that has been changed from 14 days earlier to 7 days now. Yes, that has been changed. So once they are asymptomatic, they go home, they remain in the house for 7 days. I know it is tough to remain in the house for 7 days or have a quarantine when people live in small flats. But then this is the least they can do for themselves and their countrymen. जी, और डॉक्टर सुनील एम जैन आपसे आपको जोड़ना चाहेंगे इस वक्त पर, और सीधे आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे जो लोग कोर मॉर्बिड कंडीशंस के साथ में हैं, जैसे वक्त मान लीजिए डायबिटीज है या दूसरी बीमारियां हैं, उसके साथ में उनको पहले ही जो वो अपना जीवन था उसको वो निकाल रहे थे, अब इसमें एक कोरोना वायरस कोविड-19 भी साथ में जुड़ गया है, उनके लिए क्या खास सावधानियां बरतें और वो कैसे इन दोनों चीजों का को बैलेंस बनाकर लेकर चले? देखिए, अब क्या है कि कोमॉर्बिड कंडीशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन उभर कर आई है ऊपर, वो एक तो डायबिटीज और दूसरा है कोई हार्ट की कोई किसी को सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो। तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं और उसके अलावा जो भी किडनी के पेशेंट्स होंगे जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, तो इस लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने और उससे ज्यादा इस इन्फेक्शन को गंभीर रूप में बदल जाने के केसेस ज्यादा देखने में आ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इस तरह के लोग अगर किसी तरह से जितने भी हम सावधानियों की बातें चलती रहती है उन बातों का ध्यान रखते हुए अगर वो इस इन्फेक्शन से बच पाए तो बहुत अच्छा है। अब यदि किसी व्यक्ति को जिनको कि ये कोमॉर्बिड कंडीशन है और उन्हें इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जो सब जान ही रहे हैं कि जिन्हें बुखार, गले में दर्द या श्वास में हल्की सी भी उन्हें तकलीफ महसूस होती है, तो इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल से या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन से इन लोगों में कुछ हद तक बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है। Absolutely. In fact, there's a caller who's joined us now. Nalini joins us from Delhi. Yes, Nalini, please go ahead, ask your question. पूछिए सवाल. Okay. See, first of all, I would like to thank Dr. Saab who spoke initially to give us such a positive message. May God bless you too, Dr. मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत स्कैरी फील होता है। I'm 64 years old, senior citizen. पता चला है कि रिपोर्ट में 36 आवर्स लग जाते हैं या मिनिमम 24 आवर्स लगते हैं। तो ये सेफ पीरियड क्या है जब कोविड हो जाए किसी को कि वो आईसीयू में ना जाए या वेंटिलेटर पे ना जाए, उससे पहले कितने दिन मिलते हैं उसको वंस कोविड occurs to the person? That's what my question is. जी, okay, fair enough. Yes, Dr. Singh, would you like to respond to this? हिंदी में बताएं। अच्छा, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी को कोविड-19 डायग्नोज हो गया तो उसके बीच में और ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ऑक्सीजन उनको देना पड़े या वेंटिलेटर देना पड़े, उसमें क्या उनको मेजर्स लेना चाहिए कि सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए? एल्डरली के लिए पूछ रही हैं वो। हाँ जी, ये देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। अगर आपने जैसे ब्लड सैंपल आपका चला गया है पेशेंट का और उसकी रिपोर्ट आने में समय और वो उसकी कंडीशन ना खराब हो, तो आपको 2 या 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। जब एज ज्यादा होती है या उसको कोमॉर्बिड कंडीशन होता है तो सबसे पहले ना उनको देखेंगे सांस फूलेगा उनका। अगर उनका सांस फूल रहा है और उनको ड्राई कफ फील हो रहा है और उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी कंडीशन जो है बिगड़ रही है। इस समय में आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि आपको इमीडिएटली हेल्पलाइन पे कॉन्टैक्ट करना है और उनको खुद आप ऑक्सीजन थेरेपी नहीं दे सकते क्योंकि वो आपके पास नहीं होती है। आप उनको सिंपली पैरासीटामोल की टेबलेट दीजिए जिससे वो बुखार कंट्रोल में रहे और उनको जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस बुला के आप उनको आईसीयू में हॉस्पिटल में लेके जाइएगा। लेकिन 4 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो इस तरह के पेशेंट को सबसे ज़्यादा ये कि उनका ब्लड प्रेशर, आजकल आप घर में लोग मशीन लेके रखते हैं, उनका ब्लड प्रेशर देखिएगा। उनको सांस बहुत तेज फूलेगा, खांसी उनको होगी और उनको शरीर में टायर्डनेस होगी और फीवर जो है हाई ग्रेड आ जाएगा। प्लस अगर उनको जैसे डायबिटीज है तो उनका ब्लड शुगर कंट्रोल मान लीजिए अगर वो नहीं है, अगर ठीक से उसमें बढ़ जाता है, अगर उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है या हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है तो उसके लक्षण आएंगे। उनकी देह थोड़ी कांपेगी, उनको कंपन सी होगी। और दूसरा उनका देखिएगा ओरिएंटेशन कैसा है, वो बात ठीक से कर पा रहे नहीं करे। ओरिएंटेशन कहने का मतलब वो आपको ठीक से पहचान रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इस समय इतना टाइम हुआ है और उनको उनका अवेयरनेस कैसा लेवल है। अगर वो अवेयरनेस लेवल उनका ओरिएंटेशन बिगड़ता है तो इसका मतलब ये इस समय ऐसी स्थिति है कि आपको जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास लेके जाइएगा।
जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अकोला महाराष्ट्र से, सिद्धेश संजय जैन जी। जैन साहब पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे दादाजी की एज 78 ईयर्स है और वो डायबिटीज के पेशेंट है। तो हम उनके लिए हम सारे फैमिली मेंबर्स क्या स्पेशल प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि हमसे उन्हें ट्रांसमिट ना हो, हमें अगर हो तो भी उन्हें ट्रांसमिट ना हो, उनके लिए हम क्या ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं? जी, डॉक्टर सुनील एम जैन आप जवाब देना चाहेंगे? ये इनकी उम्र, जो मरीज है घर में, उनकी उम्र बताई इन्होंने 78 वर्ष जी, और साथ में उन्हें डायबिटीज है जी। बिल्कुल। तो ये ऐसा है कि अब सबसे अच्छा उनके लिए सलाह तो ये होगी कि वो एक तो घर में ही रेस्ट्रिक्टेड रहे, उन्हें घर से आवागमन किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं करना चाहिए, और परिवार के वो सदस्य जो कि बहुत बाहर आते जाते हैं, उस तरह के सदस्य अगर उनसे बात भी करे तो कम से कम 6-8 फीट की डिस्टेंस के साथ में उनके बहुत करीब ना जाएं। यदि इतना भी कर लेंगे तो बहुत उनके लिए प्रिकॉशनरी हो जाएगा। तो क्योंकि मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यह है कि उन्हें इन्फेक्शन होना ही नहीं चाहिए। डायबिटीज की अच्छी केयर करनी है, वो तो वैसे भी करनी है कोविड के अलावा भी, लेकिन कोविड या इस कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए जरूरी है कि उनके संपर्क में कम से कम लोग आए, उन्हें घर से बाहर नहीं जाएं, और जो भी उनसे बात करे थोड़े डिस्टेंस के साथ में बात करे और मास्क लगा के बात करे तो बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर सुनील, इसमें एक बात और जुड़ती है कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उन्हें कुछ फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह की जरूरत भी पड़ती है। वो मॉर्निंग वॉक पे शायद इस वक्त ना जा पाए, लेकिन कुछ फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी उनको करते रहने की जरूरत है। कैसे उसको करेंगे? और कोविड-19 से बचाव तो जरूरी है ही। तो देखिए, एक कंपोनेंट है कोविड-19 से बचाव और दूसरा है कि डायबिटीज के साथ अपने आप को फिट रखना जी। अब ये तो खैर जो हमारी बात चल रही थी, ये तो बहुत ही बुजुर्ग इंसान है, 78-80 ईयर्स के एज, यहाँ तो फिजिकल एक्टिविटी का एक अलग रोल होगा जी। लेकिन जो भी ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र 30 साल से 50, 55, 60 के बीच है, उन्हें एक्टिविटी भी बहुत आवश्यक है। तो यदि हम किसी ऐसी टाउनशिप में है जहाँ हम कोई बहुत अधिक लोगों के संपर्क में नहीं है, हमारे घर में ही कोई गार्डन है, हमारा घर ही इतना बड़ा है कि हम खूब चल फिर सकते हैं, तो उस तरह की एक्सरसाइज करें। अन्यथा फिर इन लोगों को योगा करीब 40 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, जो भी इनके लिए संभव वो कर सकते हैं। जिन लोगों के घर में ट्रेडमिल या ऐसी सुविधाएं हैं वो इन सब चीजों का इस्तेमाल करें, ताकि क्योंकि इस ड्यूरेशन में चूंकि लॉकडाउन पीरियड जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, सबसे बड़ा रिस्क है वेट गेन होने का। तो जितना इनका वजन बढ़ेगा उतना इनका डायबिटीज भी डिकम्पेंसेट होगा। And Dr. Jain, there are several people who have endocrine disorders. For instance, there are many people who are thyroid patients and they tend to have weight gain. What are the precautions that they must follow in these times? So the issue is, the reason for weight gain is the imbalance between energy intake and energy expenditure. What calorie you are consuming versus what you are spending. Now the calorie spending has gone down significantly, while people at home are eating foods which are prepared with high calorie food. So here we need to cut down on the calorie intake if we are not able to increase our exercise part. तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि एक्सरसाइज जितनी कर पा रहे हैं उसके एवज में हम ये तो कर सकते हैं कि डाइट का कटिंग कर दे थोड़ा, ताकि हमारा वेट स्टेबलाइज रहे। हाँ, इसमें एक छोटा सा जी, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ, कुछ इसमें थोड़ा सा ये है कि डायबिटीज के पेशेंट को बहुत ध्यान रखना है कि अपने ब्लड शुगर लेवल को जरूर मॉनिटर करिएगा। आप मतलब कि कंटिन्यूसली 3 दिन तक रात को डिनर से पहले या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मॉनिटर करिएगा। आप माइनर मील्स लीजिएगा, मेजर मील्स मत लीजिएगा। दिन में जैसे अगर आप 2 मेजर मील लेते हैं उसको छोड़ के आप 4 माइनर मील्स ले लीजिएगा। और पानी, इसका बहुत ध्यान रखिए। जब आप घर में रहते हैं आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी खूब पीजिएगा। और डॉक्टर साहब ने ठीक बोला है कि इस समय आप लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा सकते, तो योगा के साथ साथ थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो आपका हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, मेडिटेशन से ब्लड प्रेशर बहुत स्टेबलाइज होता है और आपका जो है एपिटाइट भी रेगुलेटेड रहेगा। और अपना मेडिकेशन बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जो भी डॉक्टर ने आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया है कि इतना डोज लेना है तो उसको लेना ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कुछ डाउट हो तो अपने डॉक्टर को कॉल करें, उससे पूछें कि भी मैं ये दवाई ले रहा हूँ डॉक्टर साहब, मेरी इस समय ऐसी तबीयत है, क्या मुझे दवाई बढ़ानी है, घटानी है।
तो डॉक्टर आपको डेफिनेटली टेलीफोन पे अवेलेबल रहते हैं, आप उससे करिएगा। ये छोटे से 4-5 स्टेप लेने से आप देखेंगे कि आपका जो है वेट नहीं बढ़ेगा। आई थिंक सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी, और कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद हिलाल श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सैयद साहब, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा सवाल ये है, जब किसी आदमी को कोरोना वायरस होता है ना जी, क्या इसमें किसी आदमी को इसमें ब्लड इन्फेक्शन भी होता है? दोहराइए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल है ये कि जब किसी आदमी को कोरोना होता है ना, कोरोना वायरस, क्या इसमें ब्लड इन्फेक्शन भी होता है? अच्छा, आप जानना चाह रहे हैं कि क्या गले में भी इन्फेक्शन होता है? जी, तो हम डॉक्टर अंजन त्रिखा, क्या ये आप सवाल लेना चाहेंगे? इनका पूछना है कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या गले में भी इन्फेक्शन होता है? इन्होंने गला बोला या ब्लड बोला? मुझे लगा अच्छा, ब्लड बोला। जी, ब्लड बोला डॉक्टर साहब। हाँ सर, जनरली स्पीकिंग ऐसे जब मरीजों को ये प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मली वायरीमिया देखा नहीं गया है। ब्लड में जो जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के कीटाणु होते हैं, वो ब्लड में पाए जाते हैं। तो ब्लड में वायरीमिया अभी इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये बेसिकली गले से इन्फेक्शन होता है और फिर फेफड़ों में जाता है, और जो फिर इसके कारण जो डिफरेंट तरह के चीजें इस इन्फेक्शन के अंदर ब्लड में स्क्रीट होती हैं, वो जाके वेरियस अदर ऑर्गन्स पे इफेक्ट करती हैं और मल्टी ऑर्गन फेलियर सा हो जाता है। तो अगर आप बोलें कि इसमें ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाता है, वैसा नहीं होता है इस वायरस के कारण। वायरस ब्लड में नहीं होगा जैसे कि आप सोचते हैं। जी, There's another caller who's joined us. Rajiv has joined us from Bhopal. जी, पूछिए अपना सवाल। Can you hear us? मेरे डॉक्टर साहब से ये जानना है कि जब सब्जियां या फ्रूट्स घर के बाहर से जब लाते हैं तो उसको कैसे सैनिटाइज करें, कृपया डिटेल में बताएं। हाँ देखिए, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप जब सब्जियां खरीद के लाते हैं बाहर से, तो एक तो पहले जब सब्जियां खरीदने जाएं तो आप अपना मास्क लगा के रखें, और दूसरा जिससे सब्जी ले रहे हैं उसको भी देखिएगा उसने मास्क लगा रखा है या नहीं लगा रखा। कई बार मास्क को अच्छे से नहीं पहनते, उनको बोलिए ठीक से मास्क लाइए। अब आपने सब्जियां ली हैं तो उस सब्जी में ये वायरस जो है एरोसोल की तरह हो सकता है उसके ऊपर गिरा हो, आपको पता नहीं चलेगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सब्जियां खरीद के घर लाइएगा तो एक पतीले में आप थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी डालिएगा और उसमें नमक डालिएगा, सफेद नमक। एक बड़े पतीले में जिसमें कम से कम 3 या 4 लीटर पानी हो, उसमें 1 चम्मच नमक डालिएगा गर्म पानी में, हल्का गर्म, और उसमें सब्जियों को डाल दीजिएगा। कम से कम 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक सब्जियां उसमें पड़ी रहने दीजिएगा। फिर उसके बाद रनिंग वाटर से वो सब्जियों को धो लीजिएगा, धो के, और उसको आप सुखा के पैकिंग बना लीजिएगा। जहाँ तक फलों का सवाल है, ये मत सोचिए कि फलों को हम नमक के पानी में डालेंगे तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, नहीं होता है। अगर फिर भी आप बहुत ज़्यादा वो रहना चाहते हैं कॉशियस, तो आप मीठा सोडा होता है जो घर में खाने वाला, वो गर्म पानी में डाल के फलों को उससे धो लीजिएगा, उसका टेस्ट भी खराब नहीं होगा और वो 200% आपका वो बिल्कुल सेफ हो जाएगा। उसको निकालिएगा, उसको सुखाइए, साफ करके फ्रिज में रख दीजिएगा पैक करके, या उसमें रख लीजिएगा। तो ये 100% आपको सेफ्टी देगा और आपके खाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। Dr. Trikha, we are seeing that several patients are getting recovered and they're getting discharged from hospitals. Can you shed light on what should be the social responsibility of such patients who have recovered? Okay, yes, a large number of patients are being discharged from the hospital and they go back home after being treated of this viral infection. I think the first and the foremost social responsibility of these patients who go back home is to spread a message that this disease is not as bad as the social media has been trying to portray. The mortality levels are very less as compared to other diseases. The other thing what they have to go and spread back is that if they take due precautions, if they reach the doctor early, if they follow what the doctor says, majority of these people who get infected can be cured. The third thing what they should spread across to the citizens of the country is that if you have old people at home, if you have people who have hypertension, diabetes, or malignancies, they should remain away from younger people who go out a lot. It is even said abroad that stop hugging your grandparents. The grandparents should stop hugging children. This is the message which has to be spread by them. And once they spread this message, I think we'll be able to fight the disease very fast.
And should recovered patients also come forward to donate their plasma for plasma therapy? The only trials are continuing as of now? Yes, ICMR has accepted around 24 centers for plasma therapy trials. We are one of them here in New Delhi. What is required is that these patients come back to their basic hospitals or hospitals who are collecting plasma after 14 days if the disease has been severe and they've had 2 tests which are negative, or after 24 days or 28 days after as per the new guidelines. Once you come to our hospital, your blood will be checked and then only something kind of a blood donation procedure will be carried out. You must realize that only plasma is taken from your body and all the red blood cells go back to your body, and everything is free. All the disposable items are very sterile, and it is very unlikely or next to impossible that you will catch any other infection while you donate your plasma. This is going to be a very satisfying experience. It is going to be a very satisfying experience as far as patients are concerned. If your blood has a considerable amount of antibodies, then your plasma would be given to patients who are sick, who are in the ICUs, and it's very likely that those patients will improve. I would also like to tell here that this plasma therapy is nothing new. It has been there in our medical practice for more than about 60-70 years. It was tried earlier on also, but now because we don't have any specific treatment for COVID infections, it is very likely that if you donate your plasma, you will save a lot of lives. बिल्कुल। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूना से, लक्ष्मी नारायण वर्मा जी। लक्ष्मी नारायण जी, पूछिए अपना सवाल, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद जी। मेरा सवाल ये है कि अभी हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे कि एक 3 साल का एक छोटा बच्चा है और एक 8 साल की बच्ची है जी। तो मेरा सवाल ये है कि उनके लिए हम कैसे प्रिकॉशंस लें, उसके लिए हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं कि बच्चों को इसकी कोई लागत ना हो, या फिर हम उनके लिए पूरी सेफ्टी रख सकें। Dr. Jain, would you like to respond to this? देखिए वर्मा जी, अब ऐसा है कि ये सेफ्टी जो है कोरोना के लिए, ये बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों सभी के लिए एक ही तरीके से लागू होती है। तो जैसा कि लगातार सभी चैनल से लेके प्रधानमंत्री जी द्वारा भी कहा जा रहा है कि जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें आप लोग भी घर में रहें, बच्चे भी घर में रहें। अब यदि आप भी घर में हैं, बच्चे भी घर में हैं, यदि आप किसी के संपर्क में नहीं आ रहे हैं तो फिर वायरस के स्प्रेड होने का किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है। लेकिन यदि परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जिसे किसी ऐसे कार्य के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि उन्हें इन्फेक्शन होने की छोटी मोटी संभावना भी हो सकती है, तो ये जरूरी है कि बच्चे उस व्यक्ति से दूरी बनाए रखें और वो व्यक्ति पूरे समय अपने आप को मास्क से कवरेज के साथ ही आपस में मिले जुले। तो ये जो जनरल प्रिकॉशंस है, यही प्रिकॉशंस रखने होंगे, तो उनसे हम बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। जी एक छोटी सी बात मैं और ऐड करूंगा। जो 3 साल का बच्चा है या 8 साल का बच्चा है, बच्चों में बहुत आदत होती है अपना हाथ बार बार मुंह पे लेके जाते हैं, खास करके 3 साल के बच्चे को। आप 3 साल के बच्चे को इतनी देखिए समझ नहीं होती है, तो सबसे पहले माँ को या पिता को ध्यान रखना चाहिए कि वो मास्क लगा के रहें और बच्चे के पास न जाएं। और जो 3 साल का जैसे बच्चा है, इन्होंने बोला है, उस बच्चे का मुंह आप दिन में कम से कम 4 से 6 बार साफ करिएगा। गीला तौलिया करके हल्का सा उसमें साबुन लेके लगा के उसके बच्चे का फेस जरूर साफ करिएगा, उसका माथा साफ करिएगा, गाल, उसके नोज वगैरह साफ करिएगा, गर्दन और कान के आसपास, और उसके हाथों को बड़े अच्छे से साफ करिएगा, हाथ और पैर। ये करने से क्या होगा कि बच्चा बार बार अपना वो हाथ जो लेके जाएगा मुंह की तरफ, वो बच्चा सेफ रहेगा, वो इन्फेक्शन नहीं होगा। इसी तरह से 8 साल के बच्चे को समझ होती है, उसको थोड़ा सा ये समझाना है कि वो भी 3 साल के बच्चे को बार बार ना छुए फेस पे या उसके कपड़ों को उसके पास ज्यादा ना जाए, और अपना वो हाथ धोए सिंक में धोए जाके। जी, यानी पेरेंट्स की एक बड़ी भूमिका होगी। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया से जुड़े हुए कुछ सवाल आ रहे हैं, कुछ लोग ये समझना चाह रहे हैं कि जो सनलाइट है उसका या प्राणायाम का क्या कुछ खास असर पड़ सकता है, आप बताएंगे? हाँ जी, देखिए सनलाइट अगर जिस दिन सूरज निकला है तो बात आ रही है एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की, दूसरी तरफ सूरज की रोशनी की। आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप अपने घर के बाहर बालकनी में या ऊपर छत पे जाके
चारपाई पे बैठ सकते हैं या कुर्सी लगा लीजिएगा, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखिएगा। अगर आप धूप थोड़ा सेकेंगे तो शरीर के लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छा रहेगा। धूप सेकने से क्या होता है कि उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन होता है, उससे इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। हाँ, आप जा सकते हैं। जहाँ तक प्राणायाम का सवाल है, देखिए ये बहुत ही अच्छी बात आपने बोली निखिल जी कि प्राणायाम का क्या रोल है। प्राणायाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्राणायाम में क्या होता है कि आप बड़ी कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करते हैं और बड़े सहज से, बड़े धैर्य से करते हैं। जब कोई भी आदमी बहुत तेजी से सांस लेता है वो उतनी जल्दी इन्फेक्शन को इनवाइट करता है, लेकिन प्राणायाम करने से क्या होता है, आप धीरे से सांस अंदर अनुलोम विलोम करते हैं, धीरे से सांस अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उससे आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। आपकी पूरी जो श्वास नली है वो जो है फैलती है, सिकुड़ती है, फिर फैलती है। उसके जो अटैच छोटे छोटे मसल्स होते हैं वो इम्प्रूव, उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो प्राणायाम करना एक बहुत ही अच्छी बात है। ये आपको डेफिनेटली इससे इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है। प्राणायाम जरूर करिए। Dr. Trika, more questions have come in on social media. One question is that our healthcare workers are definitely taking precautions, but still many of them have been found COVID positive. Why is that? Does it mean that even by taking precautions, can anyone become COVID positive? Okay. Well, all healthcare workers who are taking care of COVID patients, as per ICMR guidelines, are suggested to take hydroxychloroquine. The dosage is 400 milligram morning, evening for the first day, and then 200 milligram after a week for the next 7 weeks. In spite of this kind of prophylaxis, there have been reports that it is of no benefit. So if you think that somebody has taken prophylaxis with hydroxychloroquine, they will not catch a COVID infection, you are mistaken. More important is that one should have the right kind of personal protection gears which are required when you work in a COVID area. These gears are now freely available. The government is trying to procure more of them and giving it to the areas where healthcare workers are taking care of these patients. In my setup, we have a duty structure of 6 hours because we know that after you are wearing these kind of personal protection equipment, you cannot be working at your best for more than 6 hours. Once you wear your PPEs, you can't drink, you can't go to the bathroom, and you just have to be working around. So a large number of healthcare workers are known to catch this infection because they have not followed proper precautions. More important, what we are seeing nowadays is that a person who's working in the hospital, let's say security people, they have not caught the infection from the hospital, but they have caught it from the place where they were staying. And if they catch it from where they are staying and they are working in a hospital, it is acknowledged or it is taken for granted that the infection has come from the hospitals. At my place, we have had some such people cases working have in been stores. reported. And at the same time, it's important to emphasize that healthcare professionals are not carriers of the infection, should not be seen like that. They should be instead seen as people who are standing as a wall between the infection and us. There's Amrit Parida, who's joined us from Chennai. Ji Amrit, पूछिए अपना सवाल, please ask your question. Good afternoon to everyone. Good afternoon. नमस्ते. नमस्ते. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे वाइफ अभी 8 मंथ प्रेग्नेंट है, तो अभी कैसे सावधानी बरते और ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं? मैं चेन्नई में रहता हूँ, लोको पायलट हूँ, मैं मेरा घर उड़ीसा जा सकता हूँ या नहीं? डॉक्टर सिंह? हाँ, देखिए प्रेगनेंसी में जैसे किसी और को इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन को भी इन्फेक्शन हो सकता है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का यही ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट वुमेन को अपना उसी तरह से मास्क लगाना है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, अपने जो है पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, और आप भी उनके हस्बैंड होने के नाते आप भी पूरी प्रिकॉशंस लीजिएगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिएगा, अपने हाथ वगैरह साफ रखिएगा। और जहाँ तक ट्रैवल करने की बात है, मैं कहूँगा कि आप अभी ट्रैवल मत करिएगा। आप उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करिएगा। आप खुद जाना चाहते हैं और उनको ऐसे पीछे छोड़ के चले जाएंगे कोविड-19 के टाइम पे, मैं सोचता हूँ ये नहीं करना चाहिए। आपको घर में रहना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज ए हस्बैंड ये ड्यूटी है, सारे पूरे फैमिली की ड्यूटी होती है कि प्रेग्नेंट लेडी की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। आप उनका केयर करिएगा,
और जल्दी से जब आपके घर में खुशखबरी आएगी तो फिर आप बहुत खुश होंगे, लेकिन अभी आप ट्रैवल नहीं करिएगा। जी, सोशल मीडिया पर ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। एक सवाल है कि अगर कोई किसी ऐसी जगह काम करता है जहाँ बहुत सारे और लोग काम करते हैं, मसलन किसी रिफाइनरी में, और वहाँ कोई पॉजिटिव केस आता है, तो बाकी लोग किस तरह से अपना ध्यान रखें, कैसे अपने आप को बचाएं? ये सवाल मैं डॉक्टर अंजन त्रिखा के लिए है। धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुलेगा तो ये चीज अक्सर देखी जाएगी कि आपके जगह जहां आप काम करते हैं, ऑफिसों में, अस्पतालों में, रिफाइनरियों में ज्यादा लोग काम करेंगे और कोई एक को खबर आएगा कि कोई पॉजिटिव हो गया है। इसमें आपको वही प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। हमारा जिंदगी बिताने का तरीका बदलेगा। हमें इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाना एक झुंड बना के, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। अब देखिए कोई पॉजिटिव आ जाता है तो जो उनका प्राइमरी कांटेक्ट होते हैं, एक ऐसी अलग संस्थाएं हैं, कमेटियां बनी हुई हैं, दिल्ली में भी हैं, हमारे अस्पताल में भी हैं, उनको वो जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मैप आउट करना पड़ता है और उनको हम क्वारंटाइन में भेज देते हैं। अगर एक पॉजिटिव पेशेंट है जो उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, या अगर वो एक कमरे में रह रहा है जहाँ 3 लोग और रह रहे हैं, उन सबको क्वारंटाइन में भेजना पड़ेगा और फिर उनको फॉलो अप करना पड़ेगा। There are more questions that have come in on social media. Dr. Jain, I'll put out 2 questions that are somewhat related to you. And as government officer, I'm attending office. So what safety protocols must we follow? Also, a connected question is that now that the lockdown is being eased, wouldn't the spread of coronavirus become more worrisome? And how can we overcome this fear and proceed with our daily routine? So, ये जो दोनों क्वेश्चन है ये बहुत रिलेवेंट है और इसके लिए हम लोगों को अपने आप को प्रिपेयर भी करना होगा। गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, किसी भी प्रकार के ऑफिस में कोई भी व्यक्ति काम करता है, तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये वायरस इन्फेक्शन हमारे शरीर में या तो ड्रॉपलेट्स के जरिए, नाक, मुंह और कुछ हद तक आंख के जरिए शरीर में पहुंच सकता है, या किसी सरफेस को टच करने के बाद हाथ पे चिपक कर बॉडी में पहुंच सकता है। तो एक तो जो चश्मा लगाएं ताकि आंख को प्रोटेक्शन मिले और नाक और मुंह को पूरी तरह से कवर करके रखें, इसके ऊपर फेस शील्ड लगाई जा सकती है। इसके अलावा दूसरा ये कि कोई भी सरफेस को यदि हम टच करते हैं, पहले तो सरफेस क्लीन होना चाहिए और अन्यथा फिर हम उस सरफेस को टच करते हैं तो उसके बाद सैनिटाइजर से अपने हैंड को वॉश कर लें। तो ये एक ऑफिस वर्कर का प्रिकॉशन है। जहां तक अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा और हम लोग सब आएंगे तो अब हमें इस तरह के प्रिकॉशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य कर रहा है, उसे अपनी आईज, नोज और उसको मुंह को कवर करके रखना पड़ेगा। इसके ये रिस्क रिडक्शन का एक बहुत बड़ा तरीका है। और उसके अलावा जो भी हमारे आसपास के एरिया है, जैसे हम कोई ऑफिस ऐसा है जहां बहुत समय आवागमन हो रहा है, तो यहाँ पर समय समय पर सोडियम हाइपोक्लोराइड से इस फ्लोर को वॉश होना चाहिए ताकि ये वायरस एयर में नहीं आए। दूसरा, जहां जहां पर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग टाइप के मॉडल लगे, जहां पर एयर एक से दूसरी जगह पर सर्कुलेट हो सकती है, ये सब चीजों के अंदर चेंजेस होंगे, उसके बाद हम लोग इस कार्यप्रणाली में आएंगे। अब यदि इन सब प्रिकॉशंस के बावजूद इस रिस्क को जीरो नहीं किया जा सकता और हमें ये एहतियात भी रखना होगा कि लोगों को कोरोना हो भी सकता है इस दौरान। और साथ में जैसे कि अब हम देख रहे हैं इस चीज को कि जैसे जैसे इस डिसीज की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो रही है, सर्वाइवल काफी अच्छा है और अब बहुत सारे ऐसे मरीज देखने में आ रहे हैं जिसमें हल्का सा फ्लू होके मरीज ठीक भी हो रहे हैं। तो अब समय के साथ हमें इसके साथ जीने की आदत भी डालनी पड़ेगी। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रज्ञा दिल्ली से। जी प्रज्ञा जी, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। My question is that we've been hearing about bleaching powder that works as a very good disinfectant, but the problem is we are not sure how to use it. For us, it's just a powder. So if you could tell us in detail how to use that. Which powder did you refer to? Bleaching powder. Bleaching powder. Bleaching powder. Fair enough. Would you like to respond, Dr. Singh, to this? The various disinfectants that can be used besides this. It's a question where now it depends like where you want to use it. If you are at home, then of course it is very important that bleaching powder you can just pour at those places where you find there is a dust and collection is too much.
Whereas other disinfectants that you are getting at home, they can be used safely, they can be used as prescribed. It is always written on the bottle itself, you have to just spray on the hands. But I want to give you one suggestion away from this bleaching powder and disinfectants. Any disinfectant you will use, for example, say alcohol based disinfectants, it can lead to irritation of skin and drying of skin and allergic reaction can be there. But traditionally it has been found that ordinary soap and water is the best way to disinfect your hand and your home. So don't go in for bleaching powder because it can lead to problem, it can lead to allergic reactions, it can lead to skin reaction, and then using it will be a little tough for you because its concentration has to be maintained. And other disinfectants also are, you know, already some of them are in diluted forms. You further cannot dilute them. They are, you know, no more effective if you further trying to dilute a disinfectant. Rather than going for such kind of expensive disinfectants, and you may better use ordinary soap and water. There is no need also to think of buying a very high quality soap or very costly soap. Just plain soap and water is good enough because this virus is very sensitive to most of the chemicals that are there in the soap. That's what I would say. क्या मैं एक छोटा पॉइंट जोड़ना चाहूंगा जी। देखिए क्या है कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, आप घरों में रह रहे हैं तो आपके लिए उसकी उतनी उपयोगिता नहीं है, लेकिन यदि कोई भी ऐसे ऑफिस है तो इसके लिए रिकमेंडेशन ये कि 1 लीटर पानी और उसमें 4 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर, अगर आप ऐसा बनाएंगे तो ये करीब 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है। और यदि आप इससे फ्लोर का पोछा लगा देते हैं और उसे 1 मिनट तक छोड़ देते हैं तो उस फ्लोर पर अगर कोई भी वायरस है तो ये खत्म हो जाएगा। There's another caller who's joined us. Firoz has joined us. Yes, please ask your question. Good afternoon, madam. Good afternoon. जी फिरोज पूछिए अपना सवाल। Good afternoon, madam. All of you. जी फिरोज पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा एक सवाल है मैडम। जून जुलाई में बारिश होगी और ठंडी हवा आएगी। हाँ, जून जुलाई में मैडम बारिश होगी, ठंडी हवाएं होगी, तो कोरोना वायरस वहाँ पे स्प्रेड हो सकता है क्या? अगर होगा तो उससे पहले हमें एहतियात के लिए क्या करना पड़ेगा मैडम? Dr. Jain, there are several times that callers ask about link with temperatures or even with rain. So this is linked to rain, and he's from Sangli, Maharashtra, and we understand that Maharashtra is usually more wet than other states during these times. So precautions that need to be taken ahead of the rainy season. तो देखिए इनका जो सवाल है कि बारिश होगी, हवाएं चलेगी, तो क्या उससे वायरस तेजी से बढ़ेगा और दूसरा क्या गर्मी से खत्म हो जाएगा? तो देखिए हम ऑलरेडी इस देश में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर देख रहे हैं और डेफिनेटली बहुत हाई टेम्परेचर को अगर वायरस एक्सपोज होता है तो उससे कुछ नुकसान पहुंचता है, लेकिन फिर भी जो दूसरी स्टडीज है उसमें यह पाया गया है कि 65 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑब्वियसली ये 40-45 डिग्री के सेंटीग्रेड का क्या इफेक्ट होगा अभी हम इसको देखेंगे। और जहां तक अगर एक व्यक्ति मान लीजिए वातावरण में खांसता है और उस समय तेज हवाएं चल रही है और उस व्यक्ति को कोरोना है तो उस तरीके से ही इसको स्प्रेड कर सकता है। लेकिन यदि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं ताकि अपने शरीर में वो पार्टिकल नहीं घुस पाए, जिसके लिए जो कि रिपीटेडली हम सभी लोग कह रहे हैं कि पूरी देश की जनता को अब कुछ महीनों तक मास्क के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो जो आपका सोच है हवा, बारिश और धूप, ये मुझे नहीं लगता कि इस वायरस को कोई बहुत कम करेगा। ये तो हम ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से जब इसको ब्लॉक करेंगे तब ये रुकेगा। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मानव उल्लासनगर से। जी मानव पूछिए अपना सवाल। सर आंखों में भी कुछ इन्फेक्शन हो रहा है इसका, कोविड का? आंखों के जरिए फैलता है, आपका पूछना ये है? जी सर। जी डॉक्टर बलविंदर। हाँ देखिए, ये इन्फेक्शन आंखों से हो सकता है लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। हाँ, अगर आपकी आंख में चोट लगी हुई है और आपने आंखों को बहुत रगड़ा है या आपको आंखों में कोई एलर्जिक कंडीशन है तो उससे छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्रेजन्स हो जाते हैं। एब्रेडेड सरफेस से ये वायरस जो है आपकी आंख में जा सकता है और आपको नुकसान कर सकता है, लेकिन ऐसा होना, ऐसे चांसेस इसके बहुत बहुत कम होते हैं। मेनली ये आपके नेजल कैविटी से जाता है और ओरल कैविटी से जाता है, मतलब जिससे कि स्नीजिंग करने में, छींकने में, थूकने में, खांसी में आने में, थूक में आ सकता है, लेकिन आंख के थ्रू बहुत कम चांसेस होते हैं। There's another question that's come in and I'll direct that to Dr. Trikha.
Time and again, we are being told to use sanitizers with 70% alcohol, but the ones available in the market are in the range of 60 to 67%. Will our safety be compromised if we use those sanitizers? Also, we are being told to use Dettol liquid for sanitizing, but won't mixing it with water dilute it? Yeah, I think Dr. Singh has already addressed this question very clearly. Yes, we say the wonder figure is 70% alcohol, but if something is available at 67%, it's theoretically it would not really work as good as the 70% would work. However, if you have a better option, a cheaper option of having simple soap and water and wash your hands for 20 seconds, what prevents you from doing that? Why do you want to go in for a specific name of a alcohol-based sanitizer in sprays in fancy-looking bottles and spend a lot of rupees keeping them around your houses and offices? Yes, the wonder figure is 70%, and if you say that you have a alcohol-based sanitizer which has 50%, it is not going to be as effective as 70%. I suggest go back to simple soap and water, please. जी सोशल मीडिया पर एक सवाल है कि जो पर्सन विल डिफरेंटली एबल्ड है, जो दिव्यांग है, वो किस तरह से इस बीमारी से बचाव करें, क्योंकि यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग उनके लिए कई बार मुश्किल होता है। किस तरह से वो अपना ख्याल रखें? डॉक्टर अंजन। देखिए, जो दिव्यांग है, जो थोड़े से मेंटली चैलेंज्ड हैं या फिजिकल डिसेबिलिटी है, उनको फॉलो तो वही रूल करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि वो इतनी दूर नहीं सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते, तो उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी और उनको वो देखना पड़ेगा कि उनके मास्क अच्छे से टाइट फिटिंग है, वो बार बार मास्क जो एक गंदा हो गया उसी को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रहे, और वो भी बार बार अपने हाथ धोने में वो बड़े क्योंकि उन्हें काफी बार ओपन सर्विसेज को छूना पड़ता है, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं। अगर उनको छूना पड़ता है तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो ओपन सर्विसेज को अगर वो ऑफिस में काम करते हैं, सो एज ए रूटीन उनको जो हमारे एक्सेप्टेड केमिकल रब्स हैं उनसे वो साफ किया जाए। मोर इम्पोर्टेंट इज कि उन सर्फेसिस को छू के वो अपने मुंह पे या नाक में या आंख में मत लगाएं। अगर आप देखेंगे, अगर मैं आप किसी को बोलूं कि आप अपने हाथ अगले आधा घंटा मुंह पे मत लगाएं, तो ये बहुत मुश्किल होता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम इनएडवेंटली अपने मुंह को या नाक को कितनी बार एक घंटे में हाथ लगा लेते हैं। उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा इसमें एक छोटा सा चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जो मेंटली चैलेंज पर्सन होता है, तो उसके लिए जो केयर गिवर होता है, उनको केयर गिवर का ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। केयर गिवर को हर तरह से पता होना चाहिए कि मुझे कैसे अपने आप को बचा के रखना और कैसे इस दूसरे जो मेंटली चैलेंज या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन का केयर करना है। सो ट्रेनिंग ऑफ द केयर गिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी हमारे साथ में एक कॉलर और जुड़े हैं नागपुर से, राजेश जी। राजेश जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि गले में डेवलप होता है या गले से इन्फेक्शन जो है वो अंदर होता है, डेवलप होता है जी, तो क्या गले में जो सिम्टम्स जनरेट होते हैं वो जनरली किस तरह के होते हैं, और क्या किस तरह की इरिटेशन या किस तरह का स्वेलिंग या फीलिंग आती है, या किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वी शुड गो फॉर दिस चेक ऑल्सो? जी डॉक्टर सुनील, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना के जो लक्षण है ये अब तो पिछले 1-1.5 महीने से कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। अब गले की अगर अपन बात करेंगे तो यदि आपको गले के अंदर दर्द होता है, गले के अंदर आपको निगलने में तकलीफ होती है, गले में एक समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, ये हुआ गला। लेकिन साथ में सिर्फ गले में दिक्कत नहीं होगी, अधिकांश लोगों को साथ में जो देखा गया है वो होता है कि उन्हें तेज बुखार भी आ सकता है और उनकी हार्ट रेट बढ़ जाती है और उन्हें सांस की उनकी जो स्पीड है वो भी बढ़ सकती है। तो इस प्रकार के कुल मिलाकर लक्षण है। तो यदि आपको गले के अंदर दर्द है, गले में आपको निगलने में दिक्कत होती है, गले में अगर खराश है और साथ में बुखार है, ये लक्षण पर्याप्त है आपको इस बारे में विचार करने की। जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, राज रानी जुड़ रही हैं आगरा से। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी नमस्ते डॉक्टर साहब। मेरा सवाल ये है कि हम जो मार्केट से ओपन दूध लाते हैं, खुला हुआ पैकेट में नहीं होता है, तो क्या उससे भी हमें इन्फेक्टेड होने का चांसेस है, उस दूध से भी? और हाँ जी डॉक्टर बलविंदर सिंह। हाँ जी, देखिए मार्केट से जब आप दूध लेके आते हैं, पैकेट वाला दूध, तो डेफिनेटली ये है कि दूध देने वाला जैसे उसने मास्क तो पहन रखा है, लेकिन उसमें आसपास और भी लोग खड़े होते हैं, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग सब जगह नहीं होती है,
या होती है, आप उसको तो छोड़ दीजिए। दूध के ऊपर, पैकेट के ऊपर कुछ ना कुछ कभी चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन गिरा हुआ हो सकता है। और ये देखिए, ये पोली पैक में आता है, पॉलीथीन की आप थैली में दूध लेके आते हैं, तो आप इसको ला के पहले धो लीजिएगा, पैकेट को रनिंग वाटर में धो लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद उसको आप फ्रिज में रख दीजिएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि दूध के अंदर वो चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और अगर आप दूध खुले में लेके किसी बर्तन में लेके आते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसको काढ़ना बहुत जरूरी है, दूध को उबालना बहुत जरूरी है। उबालने से ये बिल्कुल वायरस बिल्कुल भी नहीं सर्वाइव करेगा, आपका दूध 100% सेफ रहेगा। और पैकेट को धो लीजिएगा। So that's it then in this edition of Dr. Speak. We'll thank all the guests for having joined us, Dr. Singh, Dr. Anjan Trikha and Dr. Sunil Jain. Thank you for your inputs on the show, and thank you to the callers as well for having called in and asked your questions related to COVID-19, and thank you to all the social media users as well for posting your queries on our social media handles. बिल्कुल उम्मीद है कि आपके जो क्वेरीज हैं, जो आपकी शंका था, उसका जरूर समाधान हुआ होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सवाल हम तक नहीं पहुंचा पाए हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर हमारे पास क्वेरीज थी जो हम समय का अभाव होने की वजह से नहीं पूछ पाए, लेकिन हम जरूर अपने दूसरे कार्यक्रमों के जरिए आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। आप सजग रहें, सावधान रहें, कोरोना से भयभीत ना हो, लेकिन जरूर अपने आपको सावधानी बरतें। तो इस नोट के साथ हम आपको यहाँ छोड़े जाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, शिरकत करने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। मैं चाय नहीं पीता। हे, एक मिनट, भुजिया के बिना चाय नहीं पीता, पीका जी है ना? दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना, और भैया